तो आज की कहानी 2025 में एक बेहतरीन थ्रिलिंग स्टोरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत में हम एक खतरनाक नज़ारे को देखते हैं। शुरुआत करते हैं जिसे हमारी कहानी का मेन लीड यानी कि माइक बिना किसी सपोर्ट के ही रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, जिसे वो पूरा भी कर लेता है और इससे उसे काफी खुशी भी मिलती है। और फिर अगले सीन में हम उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास देखते हैं। माइक उसे बताता है कि वो बिना किसी सपोर्ट के पहाड़ को नाप दिया उसने, और ये सुन वो भी हैरान थी, पर वो उसे वार्न करती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं जाने अनजाने में कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो हमेशा के लिए पछतावा रह जाएगा। लेकिन माइक कहता है कि वो एकदम ठीक है। दरअसल सालों पहले एक हादसे के दौरान उसके छोटे भाई की मौत हो गई, जिससे उसे एक गहरा सदमा लगा है, इसीलिए उसके डॉक्टर ने उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को कहा। पर माइक को लगता है कि वो एकदम फिट और बिंदास है। इस दौरान मीलों दूर हम नेपाल की एक खतरनाक सड़क को देखते हैं, जिस पर एक बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। इसमें कुछ यात्री हैं जो रोड वन वे होने के कारण सामने एक ट्रक आती है, तो बस ड्राइवर उन्हें पीछे हटने को कहता है, पर वो तो मानो इसी काम के लिए आया हो, उसने जबरदस्ती इनकी बस को ढकेलना शुरू कर दिया, जिससे वो एकदम किनारे पर आ गई। इतने किनारे पर कि उसका एक टायर स्लिप हो गया और पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई, जिससे सभी यात्री बड़ी ही दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। और इस हादसे के दौरान हम एक शख्स को फोन कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, तो यानी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक प्लानिंग थी। पर उन मासूम लोगों की जान लेकर किसी को क्या ही मिलेगा। उधर माइक जब अपने भाई के आखिरी बचे हुए सामानों को देख रहा होता है, तो उसमें उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि अगर वो मर जाए तो उसकी अस्थियों को हिमालय में उड़ा देना, क्योंकि वो जगह उसके लिए सबसे पवित्र है। ये पढ़कर माइक फौरन ही काठमांडू की टिकट बुक कर लेता है, यानी कि आगे की कहानी अब हम नेपाल में देखने वाले हैं। पर इससे पहले हम ये देखते हैं कि असल में नेपाल में क्या चल रहा है। एक रुद्र नाम का शख्स जो वहाँ के नागरिकों को बताता है कि वो सरकार से मिलकर एक बहुत बड़ा डैम बनाने वाला है, लेकिन उसके लिए उन्हें आसपास के सारे घरों और झुग्गियों को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए वहाँ के लोकल बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तब उन्हें शांत कराने के लिए गणेश रॉय नाम का एक शख्स आता है, जो लोगों को काफी मदद करता है। उसने सभी को समझाया कि उस डैम के बन जाने से सभी के घरों में बिजली आएगी और इससे काफी फायदा होगा, और भी कामों में हमारे लिए बहुत पवित्र है ये, तो हमें उसे सुरक्षित भी रखना चाहिए। इसलिए आप चिंता ना करो, मैं इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो डैम बन गया तो हम सभी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। इतने में गणेश का बेटा भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि दादाजी की बस खाई में गिर गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। अब ये सुन फौरन अपनी स्पीच को वो बीच में रोक देता है। इधर माइक अब प्लेन में बैठ चुका है, लेकिन आज भी उसे अपने भाई के साथ वो आखिरी पल याद है जब आखिरी बार उसने ड्रॉप किया था। दरअसल उसका भाई मिलिट्री में था और उसका सपना था कि वो हिमालयन रेंज को देखने जाए, लेकिन मिलिट्री में रहते वो इस काम को कर नहीं पाया और फिर एक दिन एक मिशन के दौरान उसे गोली लग गई। हालांकि वहां से वो जिंदा तो लौट आया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसका सपना अधूरा रह गया, पर अब माइक उसके ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकल चुका है। लैंड करते हुए उसे धानी नाम की लड़की मिलती है, जो उसे यहाँ पर गाइड करेगी। उसे नेपाल के बारे में काफी कुछ बताती है और फिर दोनों बस में चढ़ जाते हैं, जो कि सीधा माउंट एवरेस्ट के करीब लेकर जाएगी। इस बस में और भी लोग मौजूद थे जो कि वहां पर ट्रक के लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक लड़की से धानी की बहस हो गई, क्योंकि उसने उसका बैग नीचे फेंक दिया। पर उस लड़की के पिता, जिन्हें प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, वो उसे माफी मांगकर बात को खत्म करते हैं। इस बीच हम विजय को भी देखते हैं, जो गणेश का बेटा है। उसके पास उसके पिता का कॉल आया, जिन्होंने बताया कि वो जहां कहीं भी है वहां से दूर चला जाए, क्योंकि अब उन लोगों की जान को खतरा, क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने डैम का काम रोका है वो अब उनके पीछे पड़ चुके हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। ये सुनते ही विजय वहीं से गुजर रही एवरेस्ट वाली बस पर चढ़ जाता है, पर उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसके पीछे सैनी नाम की लड़की और उसके लोग नजर रखे हुए, और उन्होंने भी उस बस में अपना कदम रख लिया और फिर कुछ ही देर बाद पूरी बस को खुद के कंट्रोल में ले लिया। सभी के फोन को बाहर फेंकवा दिया, फिर ड्राइवर को बंदूक की नोक पर रखकर कहा कि अब ये बस वहां नहीं जाएगी जहां ये जा रही थी, बल्कि इसे हमारे बताए हुए रास्ते की तरफ लेकर चलो। वो ड्राइवर भी डर जाता है। उसने वही किया जो वो कह रहे थे। धानी को लगा कि ये कोई लोकल गुंडे होंगे, इसीलिए उसने माइक से कहा कि हमें कुछ करना होगा। वो भी तैयार था, इसलिए उसने बड़ी ही बारीकी से बस में मौजूद हर चीज को देखा, जिस दौरान उसे एक होल मिल गया, जिसमें उसने डंडे को घुसा दिया, जिससे होता यह है कि बस का एक टायर पंचर हो जाता है। अब माइक ने अपनी सीट चेंज कर लिया और बस का वातावरण भी अजीब होने लगा, जो देख सैनी को लगा कि अब उसे अपने लोगों को इत्तला कर देनी चाहिए। लेकिन तभी धामी उस पर हमला बोल देती है और वहीं माइक ने उसके साथी को मारकर वहीं गिरा दिया। लेकिन सैनी धानी पर भारी पड़ रही है, लेकिन अहम मौके पर माइक ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक खाई से आधी नीचे लटक चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए सभी आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतर गए। तभी माइक की नजर अपने भाई की अस्थियों पर पड़ी, जो अब बस में रह चुकी है, इसीलिए उसने बड़े ही आराम से उसे अपनी ओर खींच लिया। सभी अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने वहां पुलिस को देखा तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वैसे तो पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती, तो अब कैसे आ गई,
किसी और ने उन्हें कॉल तो नहीं किया। खैर अब ऑफिसर ने सभी चीजों का जायजा लिया और सैनी को खुद के कंट्रोल में ले लिया। विजय बेहोश था तो वो लोग उसे घर में ले गए, लेकिन उन्होंने उस घर की सारी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दिया, जो देख माई को कुछ सही नहीं लगता। धानी माई की चोट पर मरहम लगा रही थी। इस दौरान उसने उसे बताया कि वो पहले मिलिट्री में था, इसलिए उसे थोड़ा हाथ पैर चलाने आते हैं। अब एक दूसरे से ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इस बीच हम एक और चीज नोटिस करते हैं। इस गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं, जो देख धानी भी हैरान थी। तब प्रोफेसर ने बताया कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है कई बार। दरअसल यहाँ पर हजार नाम का एक लैंड माफिया है जो कि डैम बनाना चाहता है। जिसकी जमीन पर वो बना रहा है वो विजय के दादाजी थे, जो कि एक हफ्ता पहले सड़क दुर्घटना में मारे गए। हो सकता है कि वो लड़की उसी की गैंग के लोगों में से हो। इतने में वहां पर ढेर सारी गाड़ियां आने लगी तो ऑफिसर ने सभी पैसेंजर से कहा, आपके लिए नई बस का इंतजाम हो चुका है, आप सभी अपनी मंजिल तक उसमें जा सकते हैं प्रोफेसर। लेकिन प्रोफेसर को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उसने ऑफिसर से विजय के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो अभी बेहोशी में है। वो ऑफिसर